हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 16 अगस्त के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, आराम से सेशन को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर का, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? तो इंडिया की ऐसी सिटी जो कि होस्ट सिटी होगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए, अगर इंडिया को मेजबानी मिलती है तो ये सिटी हो जाएगी अहमदाबाद, गुजरात की। देखिए, जो न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडियन ओलंपिक टीम जो एसोसिएशन है हमारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हम इसको बोल सकते हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑफिशियली 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए इंडिया की बोली को मंजूरी दी है। अब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके पास फाइनल बिड प्रपोजल को सबमिट करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। अभी केवल हम अपनी बारी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है उसमें हम बिड करेंगे, इंडियन प्रपोजल को फाइनल बिड देंगे इंडियन प्रपोजल की, और अगर वहां पर हमें परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो इन फ्यूचर 2030 में हो सकता है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की फिर से मेजबानी करें। एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इंडिया में किया जा सकता है। आपको पता है 2010 में इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगर 2030 में आयोजित किया जाता है तो 20 साल के बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित किए जा सकते हैं। अगर इंडिया को मेजबानी मिलती है तो आयोजन कहां किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। ओके। वैसे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाना है, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। जो कॉमनवेल्थ नेशन से उनके मध्य में एथलेटिक्स की एक प्रतियोगिता है, गेम्स आयोजित किए जाते हैं जैसे ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं उस तरीके से, लेकिन यहां पर केवल कॉमनवेल्थ नेशन ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो देश जो कि कभी अंग्रेजों के या ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वो सारे देश कॉमनवेल्थ नेशन कहलाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में की गई थी कनाडा के हैमिल्टन शहर में। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1978 में इसका नाम बदलकर किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए, 2026 में ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, तब ये 22वां एडिशन था, है ना। तो जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वो 19वां एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का, और 22वां क्योंकि बर्मिंघम में आयोजित किया जा चुका है, 2026 में ग्लासगो में 23वां एडिशन आयोजित किया जाएगा, और 24वें एडिशन की मेजबानी मिल सकती है इंडिया को। अभी मिली नहीं है, मिल सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलता है, इंग्लैंड में। सेकंड क्वेश्चन, सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अनाउंस किया है? तो सुदर्शन चक्र मिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के पीएम ने ये स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बात क्यों की है। क्योंकि रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था, ड्रोन से अटैक किया, तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे S-400, तो ऐसे जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हमारी काफी मदद की थी। अब जरूरी है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है लगातार ऐसे बयान दे रहा है जो कि भारत विरोधी है। उसका कहना है कि इंडिया के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उस पर वो अटैक कर देगा। इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक का भी उसने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान पे कोई दिक्कत आती है तो हम न्यूक्लियर अटैक से आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो इस तरीके की हवाबाजी वाली बातें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, पर हमको तैयार रहने की जरूरत है।
इसीलिए सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च किया गया है। स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा ये इंडिया का। 2035 तक इसे विकसित कर लिया जाएगा आने वाले 10 सालों में, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। इंडिया के जो रेलवे स्टेशन हैं, हॉस्पिटल हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है, ऐसे सारे प्लेसेस को कवर किया जाएगा इनको। और जो भी हमारी कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन सभी कंपनीज को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑल ओवर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। स्वदेशी रूप से ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जाने वाला है मिशन सुदर्शन चक्र के तहत। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूरी भी है, जैसा कि अभी हालात चल रहे हैं बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करना इस सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? पहली चीज तो यह पता चलना चाहिए कि इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसरो का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। 2025 में 15 अगस्त को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस कल मनाया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे, इनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक भी हैं और पहले अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 में स्थापना की गई थी इसरो की, और 2025 में 15 अगस्त को इसका 56वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इससे पहले भारत की जो स्पेस प्रोग्राम है ना, वो संभालती थी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसके द्वारा 1962 में इसे शुरू किया गया था और ये भारत के स्पेस प्रोग्राम को संभालती थी। आगे चलकर 1969 में इसरो की स्थापना की। इसरो के जितने भी सैटेलाइट है जो लॉन्च किए जाते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलता है। यह केंद्र 1971 में स्थापित किया गया था और यहीं से इसरो के जो मेजर सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे छोड़े जाते हैं। अब एक नया लॉन्च स्टेशन भी बनाया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्पेशली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पर्पस से इसे बनाया जा रहा है, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तमिलनाडु के थुत्तीकोडी जिला है, वहां पर कुलासेकर पट्टनम नाम का एक प्लेस है। इस शहर में बनाया जाएगा इसरो का दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन भारत के तमिलनाडु राज्य में। अभी कौन सा चल रहा है? अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में। तो इसरो के बारे में पता चल गया। संस्था क्या करती है? स्थापना 1969 में। भारत में ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है इसरो। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन वर्तमान में वी नारायणन, जो फरवरी 2025 में चेयरमैन बने हैं आगे 2 साल के लिए इसरो के। तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त को यानी कल मनाया गया। आगे आइए, टाइफून पोडुल किस महासागर में आया है? एक तूफान देखने को मिला है, एक टाइफून देखने को मिला है, चक्रवाती तूफान, और ये हमें देखने को मिला है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में जो दक्षिण चीन सागर का प्लेस है, दक्षिण साउथ चाइना सी का जो रीजन है, वहां पर इसने ताइवान को प्रभावित किया, टाइफून पोडुल ने। ओके, इस साल ये 11वां तूफान है जो कि दक्षिण चीन सागर या पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में हमको देखने को मिला। ताइवान के पूर्व में ताइतुंग काउंटी नाम का शहर है, इसको इसने प्रभावित किया। तो ताइवान को प्रभावित किया, दक्षिण चीन सागर में देखने को मिला। अगर हम महासागरीय संरचना देखें तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इसका प्रभाव देखने को मिला है। वैसे कुछ दिन पहले ही एक और ट्रॉपिकल टाइफून देखने को मिला था, दानस नाम का। यह भी साउथ चाइना सी में आया था और इसने भी ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को प्रभावित किया। वैसे देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है। देखिए, हरिकेन की बात करें तो अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक ओशियन में जो आते हैं ना, वो जितने भी तूफान है वो कहलाते हैं हरिकेन।
टाइफून ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दानस या फिर पोडुल। इसके अलावा साइक्लोन की बात करें तो ऐसे ट्रॉपिकल तूफान जो कि या साइक्लोन जो कि इंडियन ओशन या फिर ऑस्ट्रेलिया के तटों पर देखने को मिलते हैं, तो उसे कहा जाता है साइक्लोन। पिछले कुछ समय में काफी सारे तूफान, साइक्लोन, हरिकेन हमको देखने को मिले। जैसे अगर हम साइक्लोन रेमल की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बांग्लादेश और इंडिया को इसने प्रभावित किया था, इंडिया में वेस्ट बंगाल को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन आसना देखने को मिला था अरेबियन सी में, गुजरात को इसने प्रभावित किया था इंडिया में। साइक्लोन दाना भी बे ऑफ बंगाल में आया था और ये ओडिशा के तटों से टकराया था। ये तूफान के नाम देके पूछा जाता है कि इसने किस राज्य को प्रभावित किया, है ना, याद रखना। साइक्लोन फैंगल आया था बे ऑफ बंगाल में, इसने भारत में तमिलनाडु को प्रभावित किया था। एक इंडियन ओशियन में एक तूफान देखने को मिला था साइक्लोन गेरेंस, इसने ला यूनियन आइलैंड को प्रभावित किया था, जो कि इंडियन ओशियन में एक आइलैंड, एक द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर साइक्लोन पिछले कुछ समय में आए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको कल भी बोला था कि क्रेजी जिगेटर के एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे की सेल वहां पर कंटिन्यू है। काफी स्टूडेंट के लगातार मैसेज आ रहे थे हमारी जो सपोर्ट टीम है उनके पास कि सर थोड़ा सा बढ़ाया जाए जो ऑफर है, तो आपके लिए 1-2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो इंडिपेंडेंस डे पर आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। सभी कोर्सेस अभी भी आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो ज्वाइन कीजिए। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी बड़ी युवा केंद्रित योजना की घोषणा की है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 में रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन एक युवा केंद्रित स्कीम की घोषणा की है, जिसका नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के रोजगार से संबंधित है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक के लिए इसे लागू किया जा रहा है। और इस टाइम पीरियड में टोटल जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 99,446 करोड़ रुपए का। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम है, योजना है, जिससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो बजट आया था 2024-25 का उसमें अनाउंस किया था इस स्कीम को, और अब फाइनली भारत के पीएम के द्वारा इसे 15 अगस्त से ही लागू किया गया है। आगे आने वाली 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक, मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 2 साल के लिए इस योजना को लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस योजना की नोडल मिनिस्ट्री है। इस योजना में देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, योग्यता की, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज है जिनकी 1 लाख रुपए पर मंथ जितनी सैलरी है, मैक्सिमम इतनी होना चाहिए, मिनिमम इससे कम हो सकता है, तो उन सभी जो एम्प्लॉयज है उनको यहां पर शामिल किया जाएगा। इंसेंटिव्स की बात करें तो 1 माह का जो ईपीएफ वेतन है 15,000 रुपए तक 2 इंस्टॉलमेंट में युवाओं को दिया जाएगा। अगर कोई युवा नौकरी ज्वाइन करता है तो 6 महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने की नौकरी के बाद उसे दी जाने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि जॉब्स प्रोवाइड करेगी उनको भी काफी बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तो अभी उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, उन कंपनीज के लिए भी बहुत सारी टैक्सेस में छूट दी जा रही है, तो कंपनीज को भी काफ़ी फायदा है। और इसके अलावा देश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को अनाउंस किया है 15 अगस्त 2025 में लाल किले। 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक श्री अरबिंदो की 153 जयंती को मनाया गया है। आज श्री अरबिंदो नाम आपने सुना होगा, है ना, अरबिंदो आश्रम के लिए जाने जाते, पौंडीचेरी में काफी फेमस है, तो बहुत ही फेमस एक फिलोसोफर, पोएट और इंडियन नेशनलिस्ट है।
स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने काफी योगदान दिया है। और 1900 से लेकर 1910 ईस्वी के मध्य में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में उस वक्त योगदान दिया। तो भारतीय दार्शनिक और राष्ट्रवादी श्री अरविंदो की 153 जयंती मनाई गई 15 अगस्त को, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का दिन है, तो यहां से जो आसपास की जो जयंती है ये आते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, जयंती भी है श्री अरविंदो की। इसरो का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ये साइड के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट का ध्यान कम जाएगा। इंडिपेंडेंस डे उस दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइट साइड के फैक्ट पूछ लेता है वो। 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी में इनका निधन हो गया था, ठीक है ना, श्री अरविंदो का। इनका अगर हम देखें ब्रिटिश शासन में इनके काफी क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया है, इसीलिए इन्हें प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि इन्होंने स्वतंत्रता के समय अपनाई थी, इन्हें प्रॉफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रोफेट कहलाते हैं, पैगंबर कहलाते हैं। कौन? श्री अरविंदो। 1908 में अलीपुर बम कांड में जेल में भी इनको डाला गया था। पौंडीचेरी में इन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। वैसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था और 1926 में इसे अरविंदो आश्रम का नाम दिया। तो श्री अरविंदो की जयंती है 153वीं जयंती 15 अगस्त 2025। दिशा अभियान जो बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए है, किस राज्य में शुरू किया गया? दिशा अभियान या कैंपेन की बात करें तो इसे शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और उद्देश्य आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा, जो बौद्धिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त जो छात्र हैं, जो बहुत ही लेट कैप्चर कर पाते, कम समझ पाते हैं चीजों को, उनको भी जो सामान्य छात्र है उनसे जोड़ना, उनके साथ उन्हें भी सामान्य शिक्षा के अवसर देना, सामान्य विकास के अवसर देना दिशा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे राज्य में 453 स्पेशल स्कूल्स में लागू किया गया है। इसमें किया यह जाएगा कि जो बौद्धिक दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करवाई जाएगी। जो वहां पर टीचर्स है उनको ट्रेन किया जाएगा कि आप ऐसे बच्चों को स्पेशल क्लासेस लेकर सिखाओ। टेक्नोलॉजी से उन्हें जोड़ा जाएगा, सीखने में उनकी मदद की जाएगी, और जो भी फाइनेंशियल हेल्प भी अगर लगती है तो वो राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से दिशा अभियान है, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने बौद्धिक विषमता से ग्रसित जो छात्र हैं, जो बौद्धिक दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए स्टेट वाइड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। एक राज्य स्तरीय ऐसी कोई स्कीम लेकर आया है महाराष्ट्र, पहला राज्य। डॉक्टर वेस पेस का हाल ही में निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। वे किस खेल से संबंधित थे या किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? वेस पेस ये बहुत ही फेमस इंडियन हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में वेस पेस का निधन हो गया। हॉकी खिलाड़ी रहे हैं इंडियन हॉकी टीम में, ये मिडफील्डर रहे हैं, फॉर्मर मिडफील्डर। तो हॉकी टीम में जो हमारी म्यूनिक ओलंपिक हुआ था 1972 में, उसमें इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी। उसके सदस्य थे डॉक्टर वेस पेस। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1996 से 2002 के बीच में इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के ये हेड रहे हैं इंडिया में। आपको पता है इनके जो बेटे हैं ना वो भी काफी फेमस है, लिएंडर पेस, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस की बात करते हैं तो लिएंडर पेस है ये, है ना, लिएंडर पेस नाम सही कर लेना। 8 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हैं टेनिस के, 3 मिक्स डबल और 6 मेंस डबल का खिताब जीते हैं। टोटल 9 हो जाते हैं, यहाँ पर 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए हैं लिएंडर पेस ने। ठीक है, लिएंडर पेस को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1996 में दिया जा चुका है, पद्मश्री 2001 में दिया गया था और पद्म भूषण दिया गया था 2014 में। तो लिएंडर पेस जो कि टेनिस प्लेयर हैं, इनके पिता हैं वेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। पिता हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और जो बेटा है लिएंडर पेस वो टेनिस प्लेयर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली तौर पर या ऑफिशियली
100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है। 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हासिल करने वाला देश बना है इंडिया, पहली बार। देखिए है क्या, आपको नाम से तो समझ में नहीं आया कि क्या है। देखिए इसको समझना पड़ेगा। इंडिया 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हासिल करने वाला वर्ल्ड का देश बना है पहला। इसका मतलब होता है कि भारत अब हर साल 100 गीगावाट बिजली बनाने वाले सौर पैनल बना सकता है। देखिए सोलर एनर्जी कैपेसिटी नहीं बनी, बड़ी है इंडिया की। तो जो गीगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, इतने सोलर पैनल हम एक साल में बना पा रहे हैं। तो ये कैपेसिटी है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। यहां पर सोलर फोटोवोल्टिक का मतलब क्या होता है जानते हैं, सोलर पैनल। तो 100 गीगावाट जो बिजली प्रोड्यूस कर दे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, इतने सोलर पैनल हम एक साल में इंडिया में बना रहे हैं। और ऑफिशियली ये क्षमता इंडिया ने हाल ही में हासिल कर ली है। 100 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इंडिया हर साल 100 गीगावाट तक सोलर पैनल बना सकता। हम यहां पर ये याद रखिएगा कि हम 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सोलर पैनल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्षमता हाल ही में इंडिया ने हासिल की है। गीगावाट बिजली मापने की एक इकाई है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, मतलब 100 गीगावाट की बात करें तो 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने वाले सोलर पैनल का हम निर्माण कर सकते। ठीक है, इन फ्यूचर आपको पता है भारत में स्मार्ट सिटीज, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट, इसकी दिशा में लगातार इंडिया काम कर रहा है। तो ये एक मील का पत्थर है इंडिया की सक्सेस में और इंडिया के डेवलपमेंट। तो ऐसा करने वाला इंडिया, ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस किया है कि अब हमने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, लक्ष्य को हासिल किया है। देखिए अब आप सोचेंगे कि 100 गीगावाट तक हम हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी। वो डिपेंड करता है कि क्या हम सोलर पैनल को लगा पा रहे हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये उस केस में डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन हम इन सोलर पैनल को जब लगाएंगे ना तो बढ़ेगी। ये तो अभी हम बना रहे हैं सोलर पैनल। संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इसके सचिव का पद जो है, सेक्रेटरी का जो पद है, उस पर जीत हासिल की है राजीव प्रताप रूडी ने। यह है राजीव प्रताप रूडी। देखिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये अनऑफिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1947 में भारत की आजादी के पहले फरवरी मंथ में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पार्लियामेंट हाउस के पास ये बनाया गया, अभी भी ये पार्लियामेंट हाउस के पास है। भारत में जितने भी जो एमपीज होंगे, जो पूर्व हों चाहे वर्तमान एमपीज हो, उनके लिए, उनके मिलने जुलने के लिए, एक बोल सकते हैं आपसी नेटवर्किंग के लिए या मिलने जुलने के लिए, आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए, बातचीत बनाए रखने के लिए देश के विकास में, क्योंकि आपसी बातचीत जरूरी है, चाहे वो पूर्व सांसद हो, प्रेजेंट कोई एमपी हो। तो इन सभी के लिए एक ऐसी प्लेस दी जाए जहां पर ये मिलजुल सकें और आपस में सोशली और नेट कनेक्ट हो सके, सोशली रूप से कनेक्ट हो सके। तो यही काम है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का, अनऑफिशियल बॉडी है। इसके सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव प्रताप रूडी को। इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में राजीव प्रताप रूडी यहां पर जीत के आए हैं सेक्रेटरी के पद के लिए। क्लब का जो हेड होता है ना, वो लोकसभा स्पीकर होता है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर इस क्लब का हेड होता है, एक्स ऑफिसो स्पीकर बाय डिफॉल्ट। जैसे कोई लोकसभा स्पीकर चुन के आया, वो बाय डिफॉल्ट हेड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। जबकि डिप्टी स्पीकर जो होते हैं ना लोकसभा के, वो सेक्रेटरी जनरल के रूप में यहां पर काम करते हैं। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर और राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, उपसभापति, वो उपाध्यक्षों में शामिल होते हैं। और अभी सेक्रेटरी के पद के लिए इलेक्शन हुआ और ये पद पर चुने गए राजीव प्रताप रूडी। ठीक है, तो यहां पर 16 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए।
एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। 79th इंडिपेंडेंस डे समारोह का थीम क्या है? नया भारत। चर्चित टोंगा देश जहां पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, कहां पर स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा हमको टोंगा देश पैसिफिक ओशियन में। इसके बाद श्रेष्ठ पहल को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। 14 अगस्त को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 1671 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में भेजे गए हैं। यह स्कीम किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इस स्कीम को शुरू किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। भारतीय न्याय संहिता चर्चा में है, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? तो इंडियन पेनल कोड 1860 को इसने रिप्लेस किया था 2024 में। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। फिर अपार आईडी जिसके बिना सीबीएसई की परीक्षा नहीं दी जा सकेगी, यह कब लॉन्च की गई? तो अपार आईडी को लॉन्च किया गया था कब? 15 सितंबर 2023 को। खनन और धातु पर अंतरराष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन बनी है? यह बनी है हिंदुस्तान जिंक। सभासार वेब पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। यूईएफए सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है पेरिस सेंट जर्मेन नाम की टीम ने। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं आज हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 में से पारित किया गया। जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। और वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ नाम की किताब से। तो ये तीनों क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर हैं। एक तो सुमन महतो और सेकंड है अभिषेक कुमार, बिल्कुल सही आंसर है आप दोनों के, वैसे सभी के सही आंसर है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पानी का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? फिर किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है? और हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।